हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। पहले क्वेश्चन में प्रेशर का सीजीएस मात्रक लिखा हुआ है, इसको एमकेएस में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं, ठीक है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो सबको पता होगा। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है तो समझते हैं। हमने लिख लिया 10⁶। अब डायन था 1 न्यूटन में, हमने बताया 10⁵ डायन होते हैं। तो अगर एक डायन में हम न्यूटन निकालेंगे तो 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएंगे। तो इसी तरह से डायन ऊपर है तो हमें न्यूटन बनाना है, तो 10⁻⁻5 से गुणा कर दिया, बटे नीचे सेंटीमीटर का वर्ग है। 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे 1/10⁴ होगी। तो ये 10⁴ ऊपर जाके 10⁶ और 10⁴ गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 10⁻10 बनाएगा इंटू 10⁻⁻5। जब इन दोनों को फर्दर कैलकुलेट करोगे तो 10 में से 5 जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 10 में से 5 गया 5, तो 10⁵5 मेरा आंसर आ गया, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। सिमिलरली 1 जूल में अगर पूछ दे तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, ठीक है। ये फैक्ट भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे वो प्रेशर का विमीय डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम टफ़ चीज़ों के चक्कर में भागते भागते इजी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं और फिर एग्ज़ाम में उनको निकालने लग जाते हैं बैठ के, तो फिर टाइम टेकिंग होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रेशर या जो छोटे छोटे डायमेंशनल फार्मूले हैं वो याद होने चाहिए, निकालने ना पड़े वहाँ पे। F/A, F होता है mL/2 और एरिया L²। तो L² ऊपर जाएगा तो L माइनस का बनेगा, तो क्या निकलेगा mL-1T-2। तो आपको ये एकदम से याद होना चाहिए, निकालना ना पड़े आपको एग्ज़ाम में। थर्ड क्वेश्चन है स्प्रिंग के बल नियतांक का कौन सा फॉर्मूला है। स्प्रिंग का जो बल नियतांक होता है, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि स्प्रिंग का जो बल नियतांक है वो एक संरक्षी बल है। कैसा बल है? कंजर्वेटिव फोर्स है। संरक्षी आप जानते होंगे जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, और असंरक्षी में आप बहुत पूछा जाता है एक उदाहरण जैसे श्यान बल। जो श्यान बल होता है या फिर आप घर्षण बल की बात करें, जो घर्षण बल होता है ये असंरक्षी होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ये पता होना चाहिए। अब स्प्रिंग का बल नियतांक 1000 अगर कहूँ तो कम होगा, करोड़ों बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है बल नियतांक का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो होता क्या है, बल नियतांक का वही होता है जो आपका पृष्ठ तनाव का होता है mt-2। वैसे निकालने को तो निकाल लोगे आप, क्या होता है फोर्स, बल नियतांक होता क्या है फोर्स बटे चेंज इन लेंथ। तो फोर्स का रखोगे mL/2 और नीचे लेंथ रखोगे तो कट जाएगा। लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती है पता होना चाहिए कि किन दो के फॉर्मूले इक्वल होते हैं। जैसे सरफेस टेंशन का इक्वल किसके होता है? स्प्रिंग के बल नियतांक के। अब सरफेस टेंशन की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव घटता है, सरफेस टेंशन कम होता है। 1 किलोवाट में मतलब कितना हॉर्स पावर होता है ये हमें बताना है। तो आप याद रखना 1 किलोवाट बराबर होता है 1.364 हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। वैसे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड भी कर लिया क्योंकि आपको एक बात बतानी कि ऐसा क्वेश्चन देखा लड़के ने, हॉर्स पावर देख के उसे 746 दिखता है, फिर वो क्वेश्चन पढ़ता नहीं है। तो आपको केयरफुली पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। क्योंकि 746 से आप फैमिलियर होते हो, वही ऑप्शन आपको दिखा आपने लगा दिया, और आप क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि ये सोचते हो कि ये तो बहुत ईजी आ गया। तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट है पूर्णतः प्रत्यास्थ, यानी कि जो टोटल इलास्टिक जो कोलिशन होगा, दो तरह के होते हैं, इलास्टिक एक इन इलास्टिक। तो अगर प्रत्यास्थ संघट्ट की बात कर रहा है पूर्णतः, तब तो उसमें संवेग भी संरक्षित रहेगा और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी, दोनों रहेंगी, ठीक है। संवेग व गतिज ऊर्जा, ठीक है, दोनों रहेंगी। लेकिन यहाँ पे अगर पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट की बात करें, यानी कि नॉन इन इलास्टिक कोलिशन की बात करेगा, तब उसमें केवल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, याद रखना आप लोग। और एक चीज़ और मोमेंटम से मुझे याद आ रहा है कि आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया होगा K=P²/2m। इस चीज़ से आपको मैं एक बात बता दूं कि बहुत बार आपसे पूछागा कि अगर मोमेंटम में 50% की बढ़ोतरी की जाती है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो x + y + xy/100। यहाँ पे 50% की जगह पे कोई भी परसेंटेज दे, बस आपको इसी फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घड़ी की जो सेकंड वाली सुई होती है उसकी कोणीय चाल बतानी है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको देखो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर होता है 2π/t। होते तो बहुत ईजी हैं लेकिन तब होते हैं जब आपने पहले कभी करे होंगे। तो 2π
बटे टी मतलब टाइम पीरियड। अब देखो ये रेडियन पर सेकंड में है तो टाइम पीरियड हमें सेकंड रखना है। अब क्योंकि सेकंड वाली सुई की बात करी गई है तो सेकंड वाली का टाइम पीरियड यानी कि एक रोटेशन पूरा करना 60 सेकंड में हो पाता है, तो 30 बार ये कट जाएगा तो पाई बटे 30 आ जाएगा। लेकिन अगर मिनट वाली पूछता तब फिर मिनट को हम सेकंड में बनाते, घंटे वाली पूछता तो घंटों को सेकंड में बनाते हैं। इस कह रहा है कि एक हल्का ग्रह है, भारी तारों की ओर आर रेडियस की कक्षा में परिक्रमण काल टी से चक्कर लगा रहा है। यदि ग्रह और तारे के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आर की पावर -5/2 के अनुक्रमानुपाती है, तब इन 4 रिलेशन में से कौन सा रिलेशन सही होगा। तो मेरे भाई आपको इस क्वेश्चन को मैं करना ज़रूर बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये एडवाइस बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में करने बैठ जाओ। आपको याद होना चाहिए कि क्या है, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ। वैसे इसको ऐसे करेंगे कि आपको पता है एफ़ क्या होता है, जी बटे आर स्क्वायर। अब आर के पावर कितने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, -5/2। तो यहाँ पे आर की पावर 5/2 लिख सकते हैं, क्योंकि तभी ये ऊपर जाके पावर माइनस बनेगी। अभी माइनस नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, तभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये रिलेशन हमने लिख लिया, ठीक है। अब चारों ओर चक्कर लगा रहा है मतलब इसको हम एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वेट कर सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तब ये एम से एम कटेगा। फिर जब इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे तो आपको रिलेशन, अब देखो जी एम ई बराबर होता है जी आर स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा बराबर आप लिख सकते हो 2π/t। तो यहाँ से हमें टी भी मिल जाएगा इसमें और आर भी रहा, जी एम को हम जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तब आपको जो फाइनली मिलेगा वो आपको मिलेगा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 7/2। देखो इसमें कुछ लड़के कंफ्यूज हो रहे होंगे ऑप्शन ए से। नो डाउट ये बात सही लिखी है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये बात सही नहीं लिखी है, क्योंकि इसमें उसने कह दिया था गुरुत्वाकर्षण बल इंक्लूड करना है, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। याद रखना कि न केवल ये वाला सही होगा, जो हमने आपको अभी बताई है प्रोसेस, उससे जब अप्रोच करोगे तो उसके 2 आंसर मिलेंगे। एक टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको आर की पावर 7/4 भी मिलेगा। तो अगर ये ऑप्शन में 7/2 ना होकर 7/4 होता तो वो वाला भी आपका ऑप्शन सही होता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब कहीं भी ये नहीं है कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो दिख गया वही लगा दिया, तो ये मत लगा देना। इससे हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। जैसे एक ऑर्बिटल है, एक सैटेलाइट है, एस की कक्षा से दूर संचार की कक्षीय त्रिज्या 4 गुनी कर दी जाए अगर रेडियस, तो टाइम पीरियड अब क्या हो जाएगा। तो अब इसमें लगाएगा, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड और आर की बात कर रहा है। तो टाइम पीरियड जो होता है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका स्क्वायर इसके तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होगा, ये सब ने पढ़ा होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की पावर 3/2 हो जाएगा। तो अगर हमने T1 T2 कर लें तो ये हमारा R1/R2 की होल पावर 3/2 हो जाएगा। ध्यान से आप समझना कैलकुलेशन। अब देखो, अब उसने क्या कहा है कि उसने 4 गुनी कर दी गई है, तो ये हम 4R2 कर सकते हैं। तो ये इससे ये कट जाएगा तो 4 बचेगा, 4 का क्यूब 64 होगा और उसका 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 बचेगा। तो 8 बचेगा तो हमें T1/T2 कितना मिल गया, 8 मिल गया। और उन्होंने कहा है कि अब एस का क्या होगा परिक्रमण काल। वैसे आपको पता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कितना होता है, 24 घंटे यानी कि 1 दिन होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम 1 दिन रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 दिन मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 8 दिन। सेंटर ऑफ मास का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड कहेगा या फिर कभी HCl कहेगा, यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें 2 होंगे। तो इसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच की दूरी आपको 0.12 नैनोमीटर दी गई है। अणु के द्रव्यमान केंद्र की कार्बन से परमाणु से दूरी बतानी है। तो देखो सेंटर ऑफ मास का अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक फॉर्मूला याद रखना, XCM होता है M1x1 प्लस M2x2। अभी सब बता रहा हूँ कि इसके जो टर्म हैं वो क्या होते हैं, बटे M1 प्लस M2। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको C कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है, 12। तो M1 हो गया 12 इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे कार्बन की दूरी, तो कार्बन की खुद से दूरी 0 रहेगी, प्लस M2 ऑक्सीजन का मास। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। आपको ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए मास कितना होता है। और उसकी दूरी, उनके कार्बन और ऑक्सीजन की दूरी अब रखेंगे तो बीच की दूरी कितनी है, 0.12। यहाँ पे 0 इसलिए रखा क्योंकि कार्बन के लिए कार्बन से खुद से दूरी आपकी 0 है, बटे अब दोनों के मास का सम कर दो। तो 12 और 16 जोड़ोगे तो आपका 28 आएगा। अब ये पोर्शन तो 0 हो गया। अब फर्दर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि अगर आ जाए, वैसे इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन शायद अगर पूछ दिया जाए तो अब आप कर लेना। HCl कहे तो एक हाइड्रोजन और क्लोरीन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन के लिए उसकी खुद से दूरी 0 रख देना और क्लोरीन की और उसके बीच की दूरी दी जाएगी।
अब यहाँ पे कभी कभी नैनोमीटर रहेगा, कभी कभी एंगस्ट्रॉम रहेगा, तो नैनोमीटर है तो आंसर भी नैनोमीटर में आएगा, एंगस्ट्रॉम होगा तो आंसर भी एंगस्ट्रॉम में आएगा, उसको चेंज मत करने लग जाना, ठीक है। एग्जामिनर बस आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके चांसेस आ सकता है कि m और 2m मास है, दो गोले हैं, इनिशियली r दूरी पे हैं, ठीक है, इनिशियली वो क्या है, रेस्ट में है, परस्पर जो है अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे की ओर चलते हैं, और गोले पर r/2 दूरी पर हैं जब वो, तब उनके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। आप ध्यान से सोचो कि जब दोनों मोशन में हैं और ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन है ना, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, तो ये इसकी तरफ फोर्स लगा रहा होगा, और ये सपोज F1 लगा रहा है और दूसरा वाला इसकी तरफ लगा रहा होगा, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि r/2 आप फॉर्मूला लगाने लगे इसमें भी। जब म्यूचुअल दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमें एक्सीलरेशन 0 मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार वेरियस एग्जाम में आ चुका है, तो चांसेस है कि आपके एग्जाम में भी दिख सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इस क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करूँगा 1-2 बार देख लिया करना, क्योंकि ऐसा है क्वेश्चन कि अगर रिवाइज नहीं किया तो हो सकता है कि आप वैसे ही करने लग जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियस r के गोलीय कोष, गोलीय कोष का मतलब होता है हॉलो स्फीयर, ठीक है, गोलीय कोष का मतलब होता है स्फेरिकल सेल, तो उसके लिए घूर्णन त्रिज्या बतानी है। आपने पढ़ा होगा कि I बराबर होता है mr², तो ये रेडियस होती है, तो यही हमें फाइंड करनी है, तो ये क्या होगी I/m का स्क्वायर रूट, तभी तो ये r हो पाएगी। तो अब I इसके लिए कितना होता है, चैलेंज ये है मेरे पास कि गोली कोष यानी कि हॉलो स्फीयर के लिए I होता है 2/3 mr²। आपको पता होना चाहिए 2/3 mr² होता है I की जगह पे ये रख दिया, और नीचे m था m रख दिया, और इसका स्क्वायर रूट। अब ये m से m कट जाएगा तो 2/3 और r² बाहर आएगा तो r बचेगा, तो 2/3 आपको कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, 2/3 r, ठीक है। अब ये वेरी क्वेश्चन कर सकता है, हो सकता है यहाँ पे ठोस गोले की बात करें तो ठोस गोले के लिए I होता है 2/5 mr²। देखो खोखले गोले और ठोस गोले के लिए एटलीस्ट आप लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनके दोनों फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है। अब तक तो हो जाने चाहिए, बस मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ आपका। तो नेक्स्ट है मास m तथा रेडियस r वाली किसी सर्कुलर डिस्क का व्यास के परिता। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है आपके सामने, या तो वो व्यास के परिता कहेगा, देन आप प्रायोरिटी दोगे 1/4 mr² को, ठीक है। लेकिन अगर व्यास के परिता न कह के तल के लंबवत यानी कि उसके परपेंडिकुलर के परिता अगर कहे तब 1/2 mr² है। याद रखना, अगर परपेंडिकुलर की बात करें तल के परपेंडिकुलर, देन आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ mr² होगा सर्कुलर डिस्क के लिए, और व्यास के यानी कि डायमीटर के अगर अलोंग कहेगा तो 1/4 mr² रहेगा। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये ट्रस्ट में इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके बाहर पेपर आपको मिल ही नहीं सकता। 20 क्वेश्चन आप एज इट इज देख लोगे, बस डेटा में भी चेंज हो सकता है। जैसे MR पतले गोलीय कोष के, अभी ये मैंने बताया था गोलीय कोष का मतलब होता है स्फेरिकल सेल यानी कि खोखला गोला हॉलो स्फीयर, तो उसके लिए होता है 2/3 mr²। और ठोस गोले की बात करेगा जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है, तो उसके लिए हो जाएगा 2/5 mr²। ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। मोस्ट कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा लड़के कन्फ्यूज होते हैं, सीधा कोणीय संवेग लगा देंगे और गलत हो जाएगा। देखो कोणीय संवेग J बराबर होता है I⍵, यानी कि आपका जो जड़त्व आघूर्ण है और कोणीय वेग के गुणनफल को अगर कहता है, यहाँ पे कोणीय त्वरण की जगह पे कोणीय वेग का गुणनफल होता तब तो कोणीय संवेग हो जाता, जिसे हम J कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बल आघूर्ण होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोणीय त्वरण टर्म आया है, त्वरण, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है I⍵, यानी कि त्वरण का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से गुणा करना है। तो बस यही कहूँगा, जैसा कि हर बार कहता हूँ कि क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चैनल वाले हैं जो आपको बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं जो कि बिल्कुल अननेसेसरी है। तो मैं किसी को अब नाम नहीं लूँगा या किसी का कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूँगा, बस अपना अपना वो है। बस मैं पेपर दे चुका हूँ यार, तीन बार पेपर मैंने दिया है और तीनों बार क्वालिफाई किया है रिटन एग्ज़ाम। तो बस इतना कह सकता हूँ कि पेपर जो है उसका लेवल हाई फाई नहीं रहता है, क्वेश्चन मॉडरेट रहते हैं। बस आपने क्या है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। कई बार क्या होता है हाँ वाला पूछा गया और ना वाला आप टिक करके आ जाते हो, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसी गलती होती है। तो बस अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पे वर्क करो, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अर्थ के घूर्णन की चाल यानी कि अर्थ अगर रोटेशन की स्पीड बढ़ जाए तो फिर क्या होगा पोल्स को छोड़कर। ये दोनों ही क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
चांसेस हैं कि आपकी बार इनमें से कोई क्वेश्चन आपको दिखे, तो आप पहले अच्छे से समझ लो, क्योंकि कोई चीज़ हमें रटनी नहीं है। तो जो अपरेंट ग्रेविटी होगी उसके लिए एक फॉर्मूला होता है G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाई। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, केवल मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैंने कभी पढ़ा था। तो जिसमें जो ओमेगा होता है वो रोटेशनल स्पीड होती है, तो वो कह रहा है घूर्णन की चाल बढ़ जाए, यानी कि अब देखो अगर ओमेगा स्क्वायर बढ़ जाएगा, देखो पहले इक्वेटर की बात करें क्योंकि ध्रुवों को छोड़ के उसने बात करी है, तो इक्वेटर पे जो है वो जीरो रहेगा, कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का मान 1 होता है। तो इतना फार्मूला हमें निकल के आया, ठीक है फाइनली। तो अगर इसमें ये चीज़ हम बढ़ाएंगे, जैसा कि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि घूर्णन की चाल बढ़ाएं, तो ओमेगा अगर बढ़ाएंगे तो फिर इसमें से ये अगर बढ़ाएंगे तो इसमें से कुछ घटेगा, और अगर ये घट रहा है तो जी डैश हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और अगर जी घट जाएगा तो उसका भार भी एम जी भी घट जाएगा। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसी फॉर्मूले से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कि उसने कहा है कि अचानक रोटेशन करना बंद कर दे, तब जी का मान क्या होगा, इसमें भी पोल्स को छोड़ के ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इसमें क्या, अगर आप घूमना बंद कर दोगे इसका मतलब है कि ओमेगा को जीरो कर दोगे, तो ओमेगा को जीरो करने पे आप देख रहे हो कि जी डैश आपको जी के इक्वल मिल रहा है, तब आप सोच रहे हो कि अपरिवर्तित नहीं हुआ, जो कि गलत आप सोच रहे हो। इसका आंसर सी ना हो के ए होगा। अब आपको थोड़ा मैं समझाता हूँ कैसे, कि पहले क्या था, इक्वेटर पे पोल्स को छोड़ के बात कर रहा है तो कुछ ग्रेविटी रही होगी, लेकिन फाइनली जब उसने घूमना बंद कर दिया तो हम देख रहे हैं कि जी डैश इक्वल टू जी आ गया, यानी कि पोल्स वाली सिचुएशन आ गई, क्योंकि पोल्स पे 90 होता है तभी तो ये सिचुएशन बन पाती है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन जीरो होता है, क्योंकि ये cos 90 का मान जीरो होता है। तो यानी कि इक्वेटर से पोल्स तक, यानी कि तब बढ़ा ही तो है। तो इस तरह से अगर सोचोगे तब इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा घट जाएगा और इसका हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। ये तो हर बच्चे को पता होगा, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लो आप लोग। जो ठोस जो होते हैं पृष्ठ को नहीं भिगोते हैं किसी द्रव, जैसे पारा है तो उसमें कोई अगर ठोस को वो नहीं भिगोएगा तो उसके लिए ऑब्ट्यूस होता है, यानी कि 90 अंश से बड़ा होता है, और अगर भिगो देता है तो एक्यूट होता है, 90 से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल तथा कांच की प्लेट के लिए टच जो स्पर्श कोण है वो क्या है। अगर शुद्ध जल प्योर वाटर की बात करेगा तब आंसर 0 हो जाता है, ठीक है। और जो आपका जो पृष्ठ तनाव है वो मैं बता चुका हूँ कि आप हमेशा याद रखना कि ताप अगर बढ़ाओगे तो पृष्ठ तनाव घटता है, ठीक है। अगर ताप आप बढ़ा रहे हो तो पृष्ठ तनाव घटेगा। नेक्स्ट है कि किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा है तो उसका आयतनात्मक यानी कि आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा। यानी कि देखो तीन तरह के प्रसार गुणांक होते हैं, एक्सपेंशन कोफिशिएंट होते हैं, एक लीनियर और एक एरिया वाला और एक वॉल्यूम का। इन्हें हम अल्फ़ा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। इनका रेशियो होता है 1:2:3। अब इन्होंने क्या कहा है कि बीटा और गामा का रिलेशन दिया है, यानी कि क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक का दिया है कि में रिलेशन बताना है। तो हमें पता है कि बीटा बटे गामा बराबर होता है 2/3। अब हमें गामा निकालना है तो गामा इधर जाएगा, तो गामा क्या हो जाएगा, 3 बीटा बटे 2 हो जाएगा, 3 बीटा बटे 2 हो जाएगा। यानी कि ये पता होना चाहिए 1:2:3 होता है। फिर उससे कैसे करना है वो मैंने बता दिया। हो सकता है अल्फ़ा और गामा का निकलवाए। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, Q=mc डेल्टा टी, जहाँ पे जो C होता है डेल्टा टी, ये C विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो ये हो जाएगा क्या, कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि C इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का क्या होता है मात्रक, तो Q बराबर होता है ml, जहाँ पे L निकालेंगे तो Q/m होगा, यानी कि जूल प्रति किलोग्राम, यानी कि D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर एक आयताकार प्लेट में क्या है कि छिद्र कर दिया जाए तो उस छिद्र का जो साइज है वो क्या होगा। आई थिंक ये तो अब तो सबको पता होगा, इंक्रीज हो जाता है। सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि किस में होगी, यदि किसी ठोस लोहे की गेंद को गर्म करेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कौन सी होगी। तो देखो जिसमें देखो रेडियस, क्षेत्रफल में रेडियस का स्क्वायर होगा, वॉल्यूम में रेडियस का क्यूब होगा, तो सबसे ज़्यादा रेडियस का क्यूब, यानी कि आयतन वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के 2 टुकड़े हैं तो उनको दबाने पे एक सरप्लस करने पे एक फाइनली एक टुकड़ा बन जाता है, क्यों, क्योंकि दाब अगर आप बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। आप 2 चीज़ें यहाँ से याद रख सकते हो कि दाब बढ़ाने से गलनांक तो घटता है, लेकिन अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 केल्विन पैमाने पर आपको बताना है कि देखो 0 केल्विन, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में बदलना है तो हम 273 जोड़ देते हैं, ठीक है। वैसे 273.16 होता है या 15, लेकिन यहाँ पे होल नंबर में बात करी गई है तो 273 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छड़ की ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है। देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कहाँ हो सकते हो कि आपको पता है कि उसकी दर क्या होती है। उत्सर्जन की दर आपने अगर पढ़ी होगी होती है के ए डेल्टा थीटा बटे एल। तो यहाँ पे आपको लेंथ भी दिख रही है छड़ की लंबाई पर, एरिया भी दिख रहा है, लेकिन ये ऊष्मा उत्सर्जन की दर होती है। हमसे पूछा है ये कोफिशिएंट जो के होता है, ये याद रखना, ये केवल आपके छड़ के पदार्थ पे निर्भर करेगा। वो छड़ जिस मेटल की बनी होगी, जिस पदार्थ की बनी होगी, उस पर केवल डिपेंड करेगा, इन पे नहीं करेगा, ना तो उसके टेम्परेचर डिफरेंस पे, ना तो एरिया पे, और ना ही छड़ की लेंथ पे। ठीक है, जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो किरचॉफ का है। अब आपको किरचॉफ के सारे नियम मैंने बताए हैं, कौन सा किसके कंजर्वेशन पे वर्क करता है। और जो अच्छे उत्सर्जक वाली बात ऊपर थी वो बहुत बार पूछी जा चुकी है। बिलीव नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस सेट अगर लगा रहे हो तो उसमें देख लेना, बहुत सारी जगह पे आपको वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की सतह का ताप इतना है, दूसरी वस्तु की सतह का ताप इतना है, इनकी विकिरित ऊर्जाओं का अनुपात होगा। तो देखो स्टीफन ने एक नियम दिया था, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, यानी कि उत्सर्जन की दर जो होती है, ऊष्मा ऊर्जा होती है, वो टेम्परेचर के वर्ग के 4th घात के अनुक्रमानुपाती होती है। वैसे इसको सॉल्व भी नहीं आप करना है, अगर इतना आपको पता है तो आपने देखा टी की पावर 4, यानी कि ऐसा आंसर होगा जो किसी की घात 4 हो रहा होगा। 8 देखो 2 की घात 3 होता है, हो नहीं सकता। 9 2 की घात 3 की घात 2 होता है। 125 5 की घात 3 होता है, हो नहीं सकता। केवल 625 हमें पता है कि 5 की घात 4 होता है, और 81 आपका 3 की घात 4 होता है। तो वैसे आप इस टेक्निक से भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन अगर आप करना चाहो तो 727 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ई क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे, 273 जोड़ेंगे। जब 727 में 273 जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1000, नीचे जब इसमें 273 जोड़ेंगे आप, 273 तो 600 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इसे हम 2 से काटेंगे तो ये 5/3 मिलेगा। अब इसकी पावर 4 करेंगे तो हमें 625 अनुपात 81 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सूर्य का जो टेम्परेचर है वो किसके नियम के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। फिजिक्स में कुछ हैंडफुल लॉ हैं, वो शायद मैं ज़्यादातर तो ऑलमोस्ट करा चुका हूँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। जैसे बीन के विस्थापन नियम से तारों का और सूर्य का, इनका सबका टेम्परेचर जो है ज्ञात किया जा सकता है। वो होता है गामा टी बराबर कॉन्स्टेंट। ठीक है, जहाँ पे ये टेम्परेचर जो है उसकी वेव लेंथ के डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऊष्मा संचरण की दर किसमें अधिकतम होती है। तो जो रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा होती है, याद रखना मैक्सिमम होती है इन तीनों में सबसे ज़्यादा रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र की कोटियाँ द्विपरमाणुक डाई एटॉमिक में होती है 5, एक परमाणुक में होती है 3। ठीक है, आदर्श गैस के लिए Cp/Cv है, तो इसका ये वाला आंसर सही है। गामा इज इक्वल टू 1 + R/Cv। Cv होता है आपका स्पेसिफिक हीट होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और Cp होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे, जिसका बी वाला राइट आंसर होगा। किसी निकाय को अगर 30 जूल ऊष्मा दी जाए तो 20 जूल कार्य करता है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा, देखो आपको अगर पता है ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ क्या है, शून्यमा नियम क्या है, तो आप इजीली कर पाओगे कि उस होता क्या है कि जो हम उसको एनर्जी देते हैं तो कुछ तो वो कार्य करता है और कुछ आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में लगा देता है। तो 30 दी थी तो 20 तो उसने वर्क किया, अब 10 कहाँ गई? 10 उसने आंतरिक ऊर्जा बढ़ा दी, तो 10 जूल से इंक्रीज हो जाएगी आंतरिक ऊर्जा। सिंपल क्वेश्चन है, और ये बहुत चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कार्नोट इंजन है, उसकी जो एफिशिएंसी वो 100% है, तो सिंक का ताप क्या होगा? आपको पता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1। अब 100% एफिशिएंसी का मतलब है यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 100% है, तो 1 बराबर 1 - T2/T1। तो यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, तो T2 हमें कितना मिल जाएगा? सिंक का जो ताप है वो हमें 0 मिल गया, लेकिन ये 0 केल्विन मिलता है, क्योंकि जब इस फॉर्मूले में कार्नो इंजन वाले मैंने क्वेश्चन कराए थे तब बताया था, इसको जब हम सॉल्व करेंगे कोई न्यूमेरिकल तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखेंगे, तो हमें 0 केल्विन मिला, ना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना 0 केल्विन को ही हम -273 कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जब इसमें 273 हम जोड़ेंगे तो फिर हमारा ये प्लस से प्लस कट के 0 केल्विन बना देगा। याद रखना ऑप्शन के साथ एग्जामिनर आपसे खेल सकता है कि यहाँ पे ये ना देखे या तो 0 केल्विन कहेगा या -273 डिग्री सेंटीग्रेड कहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नोट्स में जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो लिख रहे हो वहाँ लिख लेना। अगर 100% एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आ जाए तो सिंक का जो ताप होगा वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या 0 केल्विन होगा। कार्नो इंजन की दक्षता किसके ताप पे निर्भर करती है? केवल स्रोत के या केवल सिंक के या बोथ के? याद रख लेना कि ये बोथ के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, स्रोत तथा सिंक दोनों के। ठीक है, नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन भी आप स्क्रीनशॉट ले लो कि एक परमाणु यानी कि एक
परमाणु आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म में प्रक्रम यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एडियाबैटिक में ही अब की बार टेम्परेचर और वॉल्यूम में पूछ रहा है, तो इसका आंसर है बी, टी वी की पावर गामा -1 कॉन्स्टेंट, और इसका आंसर है बी, पी वी की पावर 5/3 बराबर नियतांक। ये दोनों ही आप याद रखना। देखो आज के क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रिलेवेंट है। जो 1-2 बार पेपर दे चुके हैं उनको ये रियलाइज हो रहा होगा कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान ताप पर उनके डेंसिटी का, दो गैस है उनके डेंसिटी वाष्प घनत्वों का अनुपात 4:9 है, तो वर्ग माध्य मूल यानी कि VRMS का अनुपात क्या होगा। तो VRMS जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो अगर हम देखें कि स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 और 9 का स्क्वायर रूट आएगा 2 और 3, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 3-2 हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वान डेर वाल्स। ऐसा होता नहीं है कि यूजुअली कि एयरफोर्स या नेवी या जितने भी डिफेंस एग्जाम है टेक्निकल जिनमें फिजिक्स आती है और वान डेर वाल्स शब्द ना दिखे, ये एक ऐसा इक्वेशन है कि इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ए की बेमा पूछेगा, कई बार बी की पूछेगा। अब इसमें देखो A/B की पूछ ली है ना, नया आपके लिए। तो देखो जब आप ए की बेमा निकालोगे तो वो निकलेगा ML की पावर 5 T की पावर -2। ये सबको पता होगा क्योंकि P की बेमा बराबर A/V² की बेमा करोगे। इसी तरह से V की बेमा आप B की बेमा के इक्वल करोगे तो वॉल्यूम का क्या होता है, तो यहाँ से मिलेगा वॉल्यूम का LQ। तो दोनों का हमें A की ये निकलती है और B की ये निकलती है। जब इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो हमें जो डायमेंशन मिली वो मिली ML² T की पावर -2, जो होती है एनर्जी की, ऊर्जा की। ये फॉर्मूला ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आ सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी का। V जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, सबको पता है 1/4 Q/R, इस तरह से V का फॉर्मूला। तो वो क्या दिख रहा है, V इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन इसमें क्या है कि E अगर 0 हो जाता है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब हमने क्या पढ़ रखा है, अपन ने पढ़ रखा है अभी E = माइनस का dV/dr, अभी बताया ऊपर, ठीक है। और अगर E 0 हो गया तो dV/dr भी 0 हो जाएगा, यानी कि V यहाँ से हमें दिख रहा है कि V का जो R के साथ डिफ्रेंसिएशन है वो किया गया है, वो 0 है, मतलब वो टर्म कांस्टेंट रहा होगा। देखो कोई कांस्टेंट टर्म का भी तब कभी डिफ्रेंसिएशन करोगे तभी तो वो 0 आएगा। अगर यहाँ पे dV/dr 0 है, इट मीन्स V कोई कांस्टेंट टर्म्स रहा होगा तभी तो उसका डेरिवेशन 0 आया। मतलब V यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 नहीं, V कांस्टेंट हो जाएगा। V कांस्टेंट स्थिरांक, मैंने बताया कैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कण को विरामावस्था से, मतलब विरामावस्था मतलब 0 से एक बिंदु जहाँ विभव 70 वोल्ट है से दूसरे बिंदु जहाँ विभव 50 वोल्ट है तक ले जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखो क्या है, अल्फा कण है, यहाँ पे ध्यान देना है, अल्फा कण आपके आंसर को चेंज करेगा। अब अल्फा कण में जिसको पता होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2He4 होता है, अल्फा का कितना, अल्फा कण मतलब हीलियम का नाभिक, तो हीलियम के नाभिक में क्या रहता है, 2He4। अब सर यहाँ पे केमिस्ट्री क्यों लगा रहे हो, तो थोड़ा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्फा कण में 2 होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, W = होता है QV, ठीक है। अब Q कहाँ से लाएं, Q बराबर होता है Ne × V, ठीक है। अब N कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन × V का मतलब डिफरेंस, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस, विभव डिफरेंस। तो 70 और 50 का डिफरेंस कितना है, 20। V का मतलब कि वही नहीं कि V को ही उठा के रख दो, V का मतलब उन दोनों का डिफरेंस 20, तो 20 × 40। वैसे एक ऑप्शन आपको 20 भी दिख रहा है और नॉर्मली जिनको नहीं पता होगा वो वही मार्क कर देंगे, लेकिन आपको 40 करना है क्योंकि अल्फा करता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित खोखलीय चालक के पृष्ठ पर 500 वोल्ट विद्युत विभव है, केंद्र से 115 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव कितना होगा, 500 ही रहेगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है कि यार ये अब हो नहीं पाता है पूरा, तो उसको एडजस्ट करना, आई होप अब विजिबल हो रहा होगा। देखो क्या है कि एक स्क्वायर है, उसके चारों कॉर्नर पे रखे हुए हैं, यहाँ पे +Q रखा है, यहाँ पे +Q, यहाँ पे -Q और -Q। तो इस तरह से वो पूछ रहा है कि E अनचेंज रहता है और V बदल जाता है, या E और V दोनों बदल जाते हैं, या E और V दोनों अपरिवर्तित, या E बदल जाता है V अपरिवर्तित रहता है। तो मैं बता दूं E जो होता है वो बदल जाता है, लेकिन V जो होता है वो नहीं बदलता है, ठीक है। परस्पर आवेशों के परस्पर विस्थापित कर दिए जाएँ अगर,
और क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि ए बी पर रखे आवेश सी डी, यानी कि ए बी वाले ये प्लस प्लस वाले यहाँ पे माइनस माइनस की जगह पे आ जाएंगे तो ई बदल जाएगा, वी नहीं बदल जाएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल जो बनता है सेंटर पे जो पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। इसकी ट्रिक और लॉजिक और पूरा डेरिवेशन मैंने अच्छे से कराया है, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्लेलिस्ट में सफिशिएंट मटेरियल है। अगर आप फिजिक्स में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना चाहते हो तो थोड़ा टाइम दे दो मेरी प्लेलिस्ट को, देन ये पॉसिबल है। किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी विद्युत क्षेत्र है 50 वोल्ट प्रति मीटर। अब विद्युत क्षेत्र का मात्रक भी पूछा जा सकता है, विमा भी पूछा जा सकती है, बहुत यहीं से आप फाइंड कर सकते हो। विभव 300 वोल्ट है तो यह दूरी बतानी है। अगर आपको फॉर्मूला पता है सिंपली तो लगा सकते हो, ई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन डी। तो अब डी फाइंड करना है तो डी इधर आ जाएगा, तो डी कितना हो जाएगा, वी बटे ई हो जाएगा। तो वी कितना है 300, ठीक है, और ई कितना है विद्युत क्षेत्र 50, तो सिंपली कट करोगे तो 6 मीटर आ जाएगा। कुछ नहीं था, वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको यही बहुत टफ लगेगा। तो देखो चीज़ें टफ नहीं होती हैं, अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है वही मेरे लिए टफ है, और जो वही आने लग जाती है वही बहुत ईजी हो जाती है। व्यतिकरण इंटरफेरेंस को दर्शाने के लिए दो स्रोतों की आवश्यकता होती है जो विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तो वो समान आवृत्ति और निश्चित कलांतर, आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी और कलांतर मतलब फेज डिफरेंस, ठीक है, तो उनके होने चाहिए, ठीक है, ये फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए था। आप देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा देखने को, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आएगा का मतलब ये नहीं कि पेपर मैंने ही बनाया, बट ये जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब आया था। तो ध्यान से देखना है क्या करना है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे जो तरंग दैर्घ्य पहली है वो कितनी है, λ1, इसको सपोज कर ले रहे हैं 70 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर है तो 10 की घात -9 से गुणा करके मीटर में बना सकते हैं। अब इसको ये 700 ये अलग करते हैं तो 7 × 10 की घात -7, ये दो यहाँ हो जाएगा, 10 की घात -7 मीटर हो गया λ1। n1 कितना है, तीसरी चमकीली फ्रिंज, तीसरी है तो यहाँ पे सिंपली 3 रख देना है। और n2 कितना है, उसी बिंदु पर 5वीं चमकीली फ्रिंज प्राप्त करने के लिए तरंग दैर्घ्य बतानी है, यानी कि λ2 हमें फाइंड करना है, और n2 दिया है 5वीं चमकीली फ्रिंज मतलब 5। तो देख लो ध्यान से क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन देख लो, सीधा आपको पता होगा लैम्डा जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/n, ठीक है। तो λ1 बटे λ2 हो जाएगा n2 बटे n1, क्या हो जाएगा n2/n1। अब क्या है कि सिंपली सॉल्व कर लो, तो λ2 हो जाएगा n1 बटे n2 इंटू लैम्डा। तो n2 कितना है 5वीं, तीसरी, n1 तीसरी और 5वीं मतलब n2 5 इंटू लैम्डा कितना है 700। यहाँ नैनोमीटर में है सभी तो 700 ही रख लेते हैं, तो 5 से 5 एकम 5 2 तो 420 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 420 नैनोमीटर। तो यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको याद रखना है, जो इनमें रिलेशन होता है तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला होता है। यंग द्विलिस्ट प्रयोग में यदि स्लिटों की चौड़ाइयों का अनुपात, मैंने चौड़ाइयों कह दिया, जो बिहार के लोग होते हैं शायद वो ड़ा को रा कहते हैं, जैसे लड़का को लड़का, है ना। तो क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है तो वो भी ऐसे बोलता है तो मुझे कुछ फील आई, वो मुझसे निकल गया चौड़ाइयों। तो कोई नहीं यार, अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज होती है। देखो यार, बिहार के लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो देखो सुपर 30 मूवी भी आई है, देखो आनंद कुमार ने कितने सभी लड़कों का सिलेक्शन करा, और आईएएस में तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट बिहार से ही मिलते, बट उनकी आवाज़ थोड़ी फ़नी लगती है, थोड़ी को थोड़ी कहते हैं ना, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में, सॉरी थोड़ा अच्छा लगता है। यंग प्रयोग में अब क्या करना है, 4:9 है तो उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। देखो मैं यहाँ पे किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ, सिंसियरली मैं बोल रहा हूँ, मुझे बिहार के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने देखा है कि मैं बिहार के लोगों का फ़ैन हो जाता हूँ। मैं 2-3 बार हो चुका हूँ, बिहार के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत होशियार भी होते हैं। और मैक्सिमम मेरे चैनल से पटना के लड़के जुड़े हुए हैं, जो मुझे तब पता चला जब फेसबुक का मैंने अकाउंट दिया तो उसमें रिक्वेस्ट मैक्सिमम पटना के लोगों की आ रही है। तो क्या है कि चौड़ाइयों का अनुपात 4:9 है तो उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। देखो इसकी ट्रिक भी बताई थी, पूरा डेरिवेशन भी बताया था, आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम वाला। अब जो फॉलो कर रहा होगा प्रीवियस कुछ दिनों से वो तो कर चुका होगा इसका आंसर। क्या होता है मैंने बताया था I1 बटे I2 + 1, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, लेकिन इसको पूरा नहीं करना है इस तरह से, I1 बटे I2 - 1 इनका होल ऑफ स्क्वायर, इस तरह से बताया था। लेकिन मैंने बाद में आपको ट्रिक भी बताई थी, क्या बताई थी
कि जो उसका होगा उसको स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 4 और 9, क्योंकि जो ओमेगा 1 बटे ओमेगा 2 यानी कि जो चौड़ाइयों का रेशियो होता है वही I1 बटे I2 रहता है, ठीक है। तो जो I1 I2 कितना है 4 9 है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 2 और 3। तो मैंने आपको बताया था इस तरह से 2/3 + 1 बटे 2/3 - 1 इनका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, यही तो बताया था। तो 2/3 + 1 मतलब 5/3 अपॉन में 2/3 - 1 मतलब 1/3 इन सब का स्क्वायर। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25/1, तो इसका सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो जाके यार, जिन्होंने नहीं देखा है चैनल पे जाके देख सकते हो। फिलहाल मैं उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो बताने हैं। एक गन इलेक्ट्रॉन गन से निर्गत इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य इतनी है तो वोल्टता। देखो तरंग दैर्घ्य वोल्टता वाला एकदम से आप लोग रट लो इसको, क्या होता है 12.27 बटे √b एंगस्ट्रॉम। ये रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एग्जाम में ये रिजल्ट बहुत हेल्प करते हैं। अगर डायरेक्टली आपको याद है तो आप क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स कर लोगे। अब अगर आपको पता था तो लैम्डा = कितना होता है 12.27 बटे √v, तो ये v फाइंड करना है वोल्ट था, तो ये इधर आ जाएगा √v = 12.27 बटे लैम्डा इधर आएगा जो कितना दिया है 0.1227। अब पॉइंट यहाँ 2 के बाद है, 2 के बाद ले जाना है तो 100 यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अब इसको करोगे तो 10 किलो, अब इस तरह से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 100 है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म करोगे तो उधर स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि v फाइंड करना है ना कि स्क्वायर, ठीक है। तो वो करोगे तो 1 2 0 और बढ़ जाएंगी, तो 10 के बाद 3 0 मतलब 10 किलो वोल्ट, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 10 किलो वोल्ट। और जो एग्ज़ाम में डेटा आएगा वो इस तरह का आएगा जो कट जाएगा सिंपली। यहाँ पे हमने देखा 12 27 वही है, बस 2 के बाद दशमलव लाना था, 100 से गुणा किया तो उधर हो गया। तो इस तरह से फ्रेमिंग की जाएगी। आपकी जो कम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन होगा वो उसका डेटा इतना टफ नहीं होगा, बस वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूछना है। जो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है वो कब होता है, तो ये एकदम से आप लोग याद रख लेना, जब जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर में जाती है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब होता है। अब सघन और विरल तो पता ही होगा, जैसे मान लो कांच है और वायु है, तो सघन का मतलब जिसका डेंसिटी अधिक है, तो कांच का अधिक है, और वायु मतलब विरल जो, तो अगर कांच से वायु में जा रहा है तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी होगा। और सघन विघन क्या है ये तो पता होगी। और एक क्वेश्चन और आता है, अवलंब से दूर हट जाती है या झुक जाती है, कब होता है, अगर सघन से विरल में जा रहा है तो अवलंब से दूर हो जाती है रे, और अगर विरल से सघन में जा रहा है, विरल से सघन में यानी कि रेयर से डेंसर में जा रहा है तो अवलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। ये भी किसी भी तरह से टेक्निक बना के आप याद कर सकते हो, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम में बैठने अपेयर होने जा रहे हो। ये क्या है कि इतने डायोप्टर पावर का एक उत्तल लेंस है और इतने डायोप्टर शक्ति वाले अवतल लेंस के साथ संपर्क में रखा गया है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो मैंने आपको बताया अभी था क्या P = होता है, अब सभी आंसर हमने देखे सेंटीमीटर में, तो 100 बटे फोकस दूरी करेंगे, और अगर मीटर में होते तो 1 फोकस दूरी करते। अब फोकस दूरी फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे फोकस दूरी लाते हैं तो 100 बटे उसकी पावर हो जाएगी, और जब उनको मर्ज करके रखा है तो इनकी और इनकी प्लस और माइनस करके 2 हो जाएगी क्षमता, तो 50 कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा उत्तल होगा, कन्वेक्स होगा और उसकी 50 सेंटीमीटर होगी।